नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विदेश में हैं और इधर राजधानी दिल्ली में कोई फैसला लेने वाला मंत्री नेता नहीं, फैसला लेने वाला। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो सड़कों पर उतर आया है, बेकाबू होता जा रहा है। 2 दिन पहले तक जहां हजारों की भीड़ थी, आज ये गिनती किसानों की, बागी किसानों की गिनती लाख से पार जा रही है। और अगर ये गिनती बढ़ती गई और बातचीत में कोई हल नहीं निकला, सरकार और किसानों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, डेडलॉक बरकरार रहा, तो क्या पिछली बार की तरह ही जो उग्र आंदोलन है, जो ठीक चुनाव के मुहाने पर हो रहा है, क्या ये मोदी जी के लिए एक बार फिर गले की हड्डी बनने जा रहा है? क्या एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है मोदी जी के लिए ये आंदोलन? अब दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर ये जो आंदोलन है, ये बढ़ता चला जाता है और दिल्ली की तरफ इसका रुख रहता है, तो फिर क्या ये जो किसान और जाट बेल्ट है दिल्ली के चारों तरफ, आप कह सकते हैं उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक, ये जो पूरी बेल्ट है, किसानों की बेल्ट है, जहाँ जाट बाहुल क्षेत्र है। और यही जाट जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो क्या इस बेल्ट में, ये जो बेल्ट आप दिल्ली के चारों तरफ देख रहे हैं, किसान बेल्ट, जो बीजेपी का आप गढ़ कह सकते हैं, 2014 में, 19 में जहां मोदी जी ने स्वीप किया था, क्या फिर 40-50 लोकसभा की सीटों पर यह आंदोलन अगर यूं ही बेकाबू रहा तो क्या इंपैक्ट करेगा? और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, जो आज की तारीख में एक एक सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ये है कि क्या अंततः आखिरकार में मोदी को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा? क्या अन्नदाताओं के आगे मोदी जी को झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, बैकफुट पे जाना पड़ेगा? और अगर वो बैकफुट पर नहीं गए, अगर वो झुके नहीं चुनाव के ठीक मुहाने पर, जहां चुनाव सर पर हो और मोदी जी अपने मिजाज के मुताबिक, वो जो एक डिक्टेटर उनके अंदर छुपा, जल्दी किसी का कहना मानते नहीं, अगर वो अड़ गए जैसे पिछली बार अड़ गए थे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, लेकिन मोदी अड़े रहे जब तक यूपी का चुनाव नहीं आया। अगर मोदी नहीं झुके, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? फिर क्या होने जा रहा है 2024 के फाइनल में? क्या हो सकता है? कितना असर डाल सकता है यह आंदोलन? बड़ा सवाल। इस तरह की पोजीशन में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो उधर से गोले आए हैं। हाँ, गोली आती है, कोई बात नहीं, हम खाना भी खिलाएंगे, गोलियां भी खाएंगे। आज ये पहली सरकार है जो रास्ते रोक नहीं रही, रास्तों पे किले कटवा रही है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे, उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया। अब दोस्तों, मोदी जी के जो 2 प्रतिनिधि हैं या 2 नुमाइंदे आप कह सकते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, ये जो 2 नेता हैं, मोदी जी की तरफ से किसानों से लगातार संपर्क में, बातचीत होती है, फिर रुक जाती है, कभी टूट जाती है, और किसानों ने यहाँ तक कह दिया है कि हम आपकी चाय में और समोसे में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, हमको हमारी गारंटी दीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, एमएसपी पर कानून लेके आइए, कर्जे माफ़ करिए, और भी बहुत से उनकी मांगें हैं। उन मांगों को पूरा करके हमको एक लीगल ऑर्डर दीजिए, एक हमारे साथ एक करार करिए, चाय समोसा नहीं। अब सवाल इस बात का है कि गारंटी तो मोदी जी ही दे सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अमित शाह कुछ कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि तय मोदी जी को करना है कि ये डेडलॉक को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, उनको झुकना है नहीं झुकना है, सरेंडर करना है नहीं सरेंडर करना है, तय मोदी जी को ही अल्टीमेटली करना हो। मैं इस बड़ी खबर पे आऊँगा बड़ी खबर पे, लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मोदी जी अभी
शुरुआती दौर में ही, इस पूरे आंदोलन के प्रथम चरण में ही इस बार मात खा चुके हैं। उनके एक बहुत बड़े प्लान पर पानी फिर चुका है और ये जो प्लान ऐसा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए एक सेटबैक है। मिसाल के तौर पर ये जो आंदोलन है दोस्तों, 2 महीने पहले से ही किसान अल्टीमेटम दे रहे थे, यानी जब पार्लियामेंट चल रही थी तभी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि आप जल्द से जल्द कानून बनाएं इस पर, आप जल्द से जल्द हमारी वो मांगें पूरी करें। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल अनसुना किया, बल्कि उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने 3 फैसले लिए। और 3 फैसले क्या थे? उन्होंने देश का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है वो चौधरी चरण सिंह साहब को दे दिया, किसानों के मसीहा। और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक जो हरित क्रांति लेकर आए थे, MS स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न दे दिया कि किसी तरह से जो किसान हैं उनको खुश किया जा सके। और जो जाट बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसकी जो पार्टी है चौधरी चरण सिंह की, RLD, उसके जो नेता हैं जयंत चौधरी, जो अब तक इंडिया अलायंस में थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के दोस्त बताए जाते हैं, उनको मोदी जी ने तोड़ लिया। ये उनका प्लानिंग था। लेकिन हुआ क्या कि ये 3 बड़े फैसले लेने के बाद जैसे मोदी जी के सारे प्लान पर पानी फिर गया। ये जो आंदोलन है इसने आज की तारीख में जयंत चौधरी को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जयंत चौधरी को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी की गोद में बैठें या किसानों की तरफ लौटें, जाएं तो जाएं कहाँ। ये जयंत चौधरी की स्थिति है और यही स्थिति बाकी नेताओं की RLD में। और जो स्वामीनाथन हैं, जी हाँ, जिनको भारत रत्न दिया है, उनकी बिटिया ने, उनकी बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किस तरह का सम्मान है, आप किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, रबर बुलेट दाग रहे हैं, आप उनकी शर्तें क्यों नहीं मान रहे, मेरे पिताजी की जो रिपोर्ट थी उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। तो एक तरफ स्वामीनाथन की बेटी सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ किसान और जाट जयंत चौधरी को घेर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी जी के इरादों पर चुनाव से ठीक पहले जैसे कोई बिजली गिर गई हो। अब इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मुसीबत में तो गुजरात लॉबी है, मोदी जी हैं, शाह साहब हैं, फैसला लेना है, बड़ा फैसला लेना है उनको। लेकिन मैं अपने बुनियादी सवाल पर लौट रहा हूँ कि अगर ये आंदोलन बेकाबू होता है, अगर ये आंदोलन दिल्ली की तरफ बढ़ता है, डेडलॉक रहता है इसमें, तो क्या 40-50 सीटों पर इसका असर होगा? क्या ये सीधे सीधे बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है? क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है इस आंदोलन, ये जो सड़कों पर आंदोलन उतर के आ गया है? और कल से आज तक 700 से 800 ड्रोन से ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही हैं, रास्तों पर कीलें बिछाई जा रही हैं, क्या ये एक तरह से डेस्परेशन है, छटपटाहट है, एक बौखलाहट है सरकार की? क्या सरकार फंसती चली जा रही है चुनाव से ठीक पहले? मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए और मैं इस पूरे सवाल को की तह में जाना चाहता हूँ कि एक बड़ी तस्वीर आपके सामने बहुत साफ स्पष्ट आप देख सकें, आपके सामने मैं रख सकूं। और मैं अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ चलूँगा क्योंकि टाइगर इस पूरे आंदोलन को पहले भी जो पार्ट 1 था और ये जो पार्ट 2 है बड़ी बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइगर के पास चलते हैं। अगर ये किसानों का आंदोलन दिल्ली की तरफ बढ़ता है और इसमें कोई हल नहीं निकलता तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर असर डाल सकता है? चुनाव होने जा रहे हैं, सर पर चुनाव है, कितनी सीटों पर कहां असर डाल सकता है ये चुनाव? देखिए 40 से 50 सीटों के आसपास सीटें हैं। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो वो है कि जो डायरेक्ट उत्तराखंड, वो डायरेक्ट, हिमाचल भी है थोड़ा, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। वहां का भी किसान आंदोलन है, अनशन पे बैठा है। देखिए वहां से किसान आ नहीं सकता ट्रैक्टर लेके अपना। उत्तर प्रदेश का किसान इतना सदन नहीं है कि वो ट्रैक्टर लेके आए पंजाब जैसे किसानों के साथ, किसानों के लिए। और पंजाब तो संघर्ष की भूमि रही है। जब जब इस देश पे आक्रमण हुआ है, पंजाबी तो सामने था, वही तो गेटवे ऑफ इंडिया था जहां से घुसते थे लोग। तो पंजाबियों ने तो कई आक्रमणकर्ताओं को ठीक कर दिया। 1907 का कांग्रेस जहां सूर्यास्त नहीं होता था, वो आंदोलन देखिए, अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे उस आंदोलन ने। किसानों का ही आंदोलन है ना। आज दुर्भाग्य है, देखिए 1 सेकंड लूंगा मैं दीपक जी, आज दुर्भाग्य है
क्या मजाक उड़ाते हैं ये देश का। आज अखबारों में विज्ञापन छपा है, चौधरी छोटू सिंह जो हरियाणा के बहुत बड़े किसान नेता थे, उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करने के फोटो है दो, प्रधानमंत्री और खट्टर के, और ये उन्हीं चौधरी छोटू राम के पोते परपोतों को आज गोलियां चला रहे हैं, उन्हीं के परिवार, ये बात दे रहे हैं। आपने जयंत चौधरी की बात बताऊं मैं आपको, जयंत चौधरी ने कहा था राज्यसभा बनने के जब जयंत चौधरी जब बीजेपी में गए तो किसी ने कहा कि आपने तो बहुत ट्वीट किए बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा मैं एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि तब मैं जिस पक्ष के साथ था वो मेरा काम था, मैं करता था। आज मैं बीजेपी के साथ हूं तो मैंने जो पहले ट्वीट किया उसको मैं क्यों डिलीट करूं। लेकिन एक ट्वीट उन्होंने डिलीट किया, वो ट्वीट किसान एक जख्मी होता है बुरी तरह से, उसका फोटोग्राफ लगा के उन्होंने ट्वीट किया था, यदि भाजपा की किसान विरोधी सरकार में कोई भी किसान की औलाद होगी तो वो तुरंत भाजपा से बाहर आ जाएगी, क्योंकि अपने किसान पे इतना अत्याचार कोई नहीं देख पाएगा। तो क्या आज किसान की औलाद को भाजपा छोड़ने का आह्वान करने वाले जयंत चौधरी आज किसानों पे बरसने वाले ड्रोन, किसानों पे बरसने वाली रबड़ की गोलियां, क्या ये देख के अपने दादा और अपने पिता को याद करते हुए भाजपा छोड़ के वापस आएंगे? क्या ये जो इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये जो इम्पैक्ट बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है, क्या आपकी आरएसएस के कुछ नेताओं से बात हो रही है, या बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हो रही है, या मोदी के जो चापलूस हैं उनको छोड़कर जो बीजेपी के ठीक ठाक नेता हैं उनका क्या मानना है कि मोदी को झुकना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए, आंदोलन को खत्म करना चाहिए, या ऐसे ही चलने देना? बीजेपी में क्या बातचीत हो रही है? यदि वो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठ जाते तो क्या होता? बैठ जाते, बातचीत के लिए बुलाया जाता, एक अध्यादेश निकाल देते कि आप आए, हमने अध्यादेश निकाल दिया कि अब एमएसपी लागू होगी कानूनन, खत्म करो बात को। इसमें राज्य सरकारों को पूछना पड़ेगा, कमेटी बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा, ये कई चीजें राज्य सरकारों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? 370 में तो राज्य सरकारों को इन्वॉल्व नहीं किया था, नोटबंदी में तो नहीं किया था। राज्य सरकारों को एमएसपी पे किसानों से अनाज खरीदने का काम सरकार, केंद्र सरकार देती है तो पैसा भी देती है। जो 8,000 करोड़ जिसका मैं बात कर रहा था, जो बंगाल से रोके गए जी, तो कुल मिला के आपको एमएसपी को कानून बना देना है, सब उसको एंडोर्स करेंगे। कौन राज्य सरकार कहेगा किसानों के लिए एमएसपी का कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन टाइगर वादा किया है। टाइगर मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में इतनी खामोशी क्यों है? राजनाथ जो किसान नेता कहे जाते हैं कि किसान नेता राजनाथ सिंह, राजनाथ क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे? वो चुप क्यों है राजनाथ? उनको आगे बढ़ना चाहिए। 2014 के बाद राजनाथ बोले कहां है? हर साल ट्रिप्सिल की गोली खा खा के गला साफ करते, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। सारे एक्सपोज हो गए हैं, सारे एक्सपोज हो गए हैं। चलिए ठीक है, राजनाथ है, मैं समझ गया। संघ का अपना एक किसान मजदूर संघ है। हाँ, वो आगे नहीं आ रहा। तो मोहन भागवत को भेजना चाहिए उसको, एसोसिएशन को आगे आए। वो भी दुविधा में है, करे तो क्या करे, वो भी वेट एंड वॉच कर रहा है। अच्छा चलिए टाइगर मान लिया राजनाथ सिंह मोदी जी के लॉबी के नहीं हैं, उनकी बनती नहीं है, तो राजनाथ अलग हैं, चुप है। मोहन भागवत इतने दबाव में है कि उनका किसान संघ कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन गुजरात लॉबी के जो चाणक्य हैं, मोदी जी के जो चाणक्य हैं अमित शाह को तो आगे बढ़ना चाहिए। सत्यपाल मलिक तो कह रहे थे कि अमित शाह मोदी से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा राजनीति समझते हैं, तो अमित शाह क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? उनको वो किसकी तरफ देख रहे हैं? मैंने यदि मैं कहूं तो बहुत गलत स्टेटमेंट होगा। यदि बीजेपी 270 से नीचे आती है तो अमित शाह के लिए भी तो अच्छी बात है ना? बीजेपी यदि 270 से नीचे आती है तो अमित शाह का भी नंबर लग सकता है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए।
सभी जुगाड़ में है। नहीं, मैं समझ गया। अमित शाह मतलब आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह अपने अपने दिल से कोई फैसला नहीं ले सकते? अगर अमित शाह को लग रहा है कि भाई ये घर जल सकता है, तो क्या वो पानी अमित की शाह बाल्टी लेके नहीं जा सकते कि भाई अमित बुझा दे आग? या अमित मोदी का अमित इंतजार शाह उनको भी बिना मोदी के अमित शाह कुछ नहीं है? अमित शाह मोदी जी के नजदीक क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं। यदि मोदी जी ने यह तय कर लिया कि मैं किसानों को नहीं दूंगा एमएसपी कानून, तो फिर चाहे पार्टी डूब जाए, चाहे सरकार डूब जाए, नहीं दूंगा। तो ऐसे में फूटे हुए घड़े पे पानी डालने की बात है। समझाना, देखो मोदी जी की कोई समझा नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी सर्वज्ञात है। मोदी जी से हाँ के हाँ मिलाने में ही भलाई है। जी। और बाकी ट्रोल सेना लगी हुई है, जो जय जयकार करती है कि नहीं नहीं ये भी सही किया आपने, ये भी सही किया आपने। जी। तो अभी एक आरोप और लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते से किसान एक्टिव हो गए, राजनीति कर रहे, राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे। क्योंकि पिछली बार 13 महीने किसान बैठा, 700 लोग शहीद हुए। 13 महीने का आंदोलन दुनिया के सारे अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया, विश्व के सारे मीडिया ने इसकी तवज्जो लेना शुरू कर दी कि भाई क्या हो रहा है ये। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब सतपाल मलिक बोलने गए कि भैया 700 लोग मर गए हैं, आप कृपा करके 3 कानून वापस ले, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होगी, अमानवीयता की पराकाष्ठा हो गई। जब किसानों को यह पता है ये 3 कानून वापस क्यों लिए गए, क्योंकि यूपी के चुनाव थे, तो किसानों को भी चाबी मिल गई कि चुनाव से ही डरते मोदी जी। किसानों के मरने से किसान 2 साल 5 साल भी पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन चुनाव आते से फर्क पड़ता है। तो इसलिए 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने किया। तो सारी समझदारी बीजेपी में ही है, किसानों में नहीं है, ऐसा किसने कहा? जी। दूसरी बात, यदि किसान चुनाव का फायदा उठाते हैं तो क्या आपने 5-5 भारत रत्न रेवड़ियों जैसे बांटकर चुनावी खेम नहीं खेला? क्या अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करके आपने चुनावी खेल नहीं खेला? मतलब आप खेलो तो आपके लिए चुनावी खेल कर सकते हो, आप जब चाहे चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हो। और चुनाव में आपको यदि किसी ने पकड़ लिया, खाई में पकड़ लिया या दोनों इसमें पकड़ लिया, आपको लगता है कि नहीं 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 ये तो अनैतिक काम कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या जल्दी थी भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राम मंदिर बनाओ, अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो नहीं कहा था। जी। फिर 5-5 क्या चरण सिंह से लेके कर्पूरी ठाकुर, कितने दिन हो गए कर्पूरी ठाकुर जी को? आज याद आ गया इनको, क्योंकि नीतीश को चाहिए चुनाव। आपको आज चरण सिंह याद आ रहे, उसका ग्रैंडसन चाहिए चुनाव। आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पैर रखना है, नरसिंह राव चाहिए। हाँ, किसानों को चुप करवाने के लिए स्वामीनाथन चाहिए, और अपने कैडर को खुश करने के लिए आडवाणी जी चाहिए। ये 5 ही भारत रत्न बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को पिछले 10 साल में ही मिलना चाहिए था। जी। कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा कौन सा काम किया पिछले साल जो अभी मिल जाए उनको? जी, नहीं समझ गया। कर्पूरी ठाकुर ने इतिहास रचा, वो इतिहास बन गया। अगर आपकी बात मैं समझ गया कि मोदी राजनीति करे भारत रत्न को लेकर तो वो राजनीति नहीं होती, लेकिन किसान राम मंदिर को लेकर करे तो राजनीति नहीं है। जी, मैं समझ गया। और किसान आंदोलन करे तो राजनीति से प्रेरित है। जी, मैं समझ गया। मैं अंतिम सवाल पे आ रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कई सीटों का नुकसान हो सकता है इस आंदोलन में, जिस तरह से कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है, सरकार भी झुकना नहीं चाहती, किसान भी नहीं झुकना चाहती, और यंग लीडरशिप है किसानों की इस बार, पुराने दलाल हटा दिए उन्होंने। आपको लगता है कि मोदी ही को फैसला लेना है, द लास्ट जजमेंट जो है वो मोदी का होगा, जो डिसीजन होगा वो अंतिम मोदी का होगा? क्या आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन बढ़ा तो मोदी झुकेंगे, या कहीं ना कहीं अहंकार हावी है? 2024 के पहले झुकेंगे, चुनाव के पहले झुकेंगे।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं 272 के लाले पड़े हैं, भूल जाइए 370 400 का वर्क है। तो क्या माने मोदी फंस गए हैं? बुरी तरह से किसान का दांव ही उल्टा पड़ गया। उनको 13 तारीख को किसान आ रहे हैं, ये 2 महीने पहले से मालूम था, 2 महीने पहले से डेट डिक्लेयर थी, लेकिन उन्होंने 3 पत्ते खेले। जाटों को अपने पास लाने के लिए चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद जैन को अपने साथ ले लिया, वहां स्वामीनाथन कर लिया, और एक मैसेज देने का कर लिया, प्रयास किया कि हम किसानों के बहुत नजदीक हैं। उनको यह बताया गया कि जाटों का सबसे बड़ा नेता यदि आपके पास हो तो जाट बिल्कुल साथ में रहेंगे, लेकिन जाट क्या करेंगे, नेता एयर कंडीशन में बैठा है और जाट बाहर लट खा रहा है, ऊपर ड्रोन से आंसू गैस बरस रहे। और जिस चरण सिंह को हम भगवान मानते हैं, मोदी जी की उनकी बराबरी करता है उनका पोता। वो कहता है मुझे मोदी जी में चरण सिंह जी के गुण दिखते हैं। तो चरण सिंह जी ने कब क्या, या तो जयंत को पता ही नहीं अपने दादा के बारे में, शायद जयंत को ये गलत फहमी है कि अपने दादा ने कभी किसानों पे गोलियां चलाई, अपने दादा ने कभी किसानों पे आंसू गैस छोड़ा। ये गलत फहमी है उनको, किसी ने समझा दिया होगा कि आपके दादा ने भी ऐसा ही किया, मोदी जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपके दादा के बराबर हो गए। मोदी जी के लिए मुसीबत है। मोदी जी नहीं फंसे, मोदी जी ने जयंत को भी फंसा दिया, भाजपा को भी। मोदी जी ने जयंत को फंसा दिया है, मोदी जी ने बीजेपी को फंसा दिया है, 40-50 सीटें फंस गई हैं। मोदी जी किसी और को बातचीत करने का मौका नहीं देते, खुद ही उनको बातचीत करनी है, लेकिन अभी वो यूएई में हैं जहां लाल गलीचे बिछे हुए हैं। कुल मिलाकर फैसला मोदी को लेना है, और टाइगर कह रहे हैं कि ये दांव अगर किसानों का पड़ गया मोदी पर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मोदी 272 नहीं छू रहे, और इसमें अगर 40-50 ना सही 15-20 सीटें भी फंस गई तो एक सीट इंपॉर्टेंट है। देखना होगा दोस्तों कि मोदी अब आने वाले समय में कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जब हिंदुस्तान लौटते हैं, और ये किसानों का आंदोलन क्या दिल्ली तरफ आता है या कोई हल आता है कि नहीं आता। कुल मिलाकर राजनीति जो है कहीं ना कहीं उबाल ले रही है चुनाव से पहले, जहां विपक्ष अगर हम परे कर दें तो किसान खुद, जनता खुद सड़कों पर आ गई है। एक बड़ा चेंज है, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं राजनीतिक घटनाक्रम जैसे तेजी से बदल रहा हो। आने वाला समय खासकर 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। टाइगर हमारे साथ रहेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ किसान नेताओं से भी बात करूं जब वो दिल्ली की तरफ आते हैं। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया ये पर्सपेक्टिव देने का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों की तरफ।